नमस्कार साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। हम लोग बात कर रहे थे महाजनपद काल की और हम लोगों ने कल बिंबिसार पढ़ा था, अजात शत्रु पढ़ा था। हाँ जी, आज हम उदयन पढ़ने वाले हैं। आज हम उदयन के बारे में बात करने वाले हैं, तो सभी लोग जल्दी जल्दी से आ जाएं। हाँ जी, मगध साम्राज्य कल हम लोगों ने पढ़ लिया था, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। उदयन आज हम लोग बात करेंगे और मैं आशा करूंगा कि आप लोग, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। तो आप जितने भी मेरे साथी यहाँ पर लाइव हैं वो प्लीज जल्दी से लाइव आ जाएं। चलिए, तो हम उदयन के बारे में बात करेंगे कि सर जो उदयन है, उदयन किस वंश का राजा था, कब राजा बना था और किस कैसे बना था। हमने पढ़ा था कि अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और बिंबिसार की जब हत्या उसने कर दी तो उसी कारण यानी कि गद्दी के लालच के कारण अपने बेटे उदयन के हाथों मारा गया। अजात शत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी और गद्दी के लिए ही अपने बेटे उदयन के हाथों मारा गया। तो हम लोग यहाँ पर बात करेंगे उदयन के बारे में। हम लोग यहाँ पर आज हर्यक वंश में ही हम लोग पढ़ रहे थे। हर्यक वंश हमारा चल रहा था। क्या चल रहा था? हर्यक वंश हमारा चल रहा था और हर्यक वंश में आज ये सेकंड क्लास होगी। ये क्लास नंबर 2 है और इसमें हम लोग बात करेंगे, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे हर्यक के बाद यहाँ पर हम बात करते हैं उदयन की। किसकी हम बात करेंगे? उदयन। उदयन की बात करेंगे, उदयन की बात करेंगे, उदयन। ठीक है, उदयन गद्दी पर कब बैठा था? ये 460 बीसी में गद्दी पर बैठता है और लगभग कब तक शासन किया? 444 बीसी तक शासन किया। कब तक? 444 बीसी तक इसने शासन किया। उदयन को दूसरा पितृहंता शासक कहा जाता है कि भैया पितृहंता शासक किसे कहते हैं? तो पहला पितृहंता शासक कहा जाता है अजात शत्रु को, दूसरा पितृहंता शासक कहा जाता है उदयन को। कारण क्या है? कारण यही है कि उदयन ने अपने पिता अजात शत्रु की हत्या कर दी थी। किसकी? अजात शत्रु की हत्या कर दी थी। अब बात करते हैं, उदयन ने जब राजा बना तो उसने एक गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे पर एक नगर की स्थापना की जिसे कुसुमपुरा कहा गया और वही कुसुमपुरा इतिहास में पाटलिपुत्र के नाम से जाना गया। कि पाटलिपुत्र जो वर्तमान में पटना है, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहेंगे भैया ये बात आती है इतिहास में, तो आप कहेंगे उदयन के द्वारा। ठीक है, तो इसको हम बात कह सकते हैं कि भैया सेकंड पितृहंता शासक था। ये कौन था? पितृहंता शासक। पितृहंता शासक कौन था? तो आप कहेंगे सेकंड पितृहंता शासक था उदयन। उदयन कौन था? तो दूसरा पितृहंता शासक था। ये चीजें आप लोग लिखेंगे। मैंने आपको बताया पितृहंता वंश पूछा जाए तो हर्यक वंश, पहला पितृहंता शासक पूछा जाए तो अजात शत्रु, दूसरा पितृहंता शासक पूछा जाए तो आप कहेंगे उदयन। उदयन के द्वारा क्या किया गया? इसने भैया पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी। किसकी स्थापना कर दी इसने? पाटलिपुत्र की। यहां पर हम बात करेंगे पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र को हम यहां पर पढ़ेंगे कुसुमपुरा। क्या पढ़ेंगे? कुसुमपुरा। कि पहले से कुसुमपुरा कहते थे, पाटलिपुत्र की स्थापना कर दी। कि भैया इसकी स्थापना कब की जाती है? तो आप कहेंगे जब हर्यक वंश का शासन था और हर्यक वंश में भी जब उदयन गद्दी पर बैठा। तो ये बताइएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिपुत्र सिटी स्टैब्लिश्ड किसके द्वारा स्टैब्लिश्ड की जाती है? स्थापना मतलब स्टैब्लिश्ड कब की जाती है? ये स्टैब्लिश्ड की जाती है कब? तो इसको स्टैब्लिश किया जाता है हर्षवर्धन या वर्धन वंश, हर्यक वंश, मौर्य वंश किसके समय? तो आप कहेंगे हर्यक वंश के समय में। अब बात होती है कौन सी नदी के किनारे पर था? नदी के किनारे पर, तो यहां पर लिखना कि ये गंगा, गंडक और सोन नदी के किनारे पर। कहां पर? सोन नदी के किनारे पर, नदी के किनारे पर इसको एस्टेब्लिश किया गया।
किसके द्वारा? हर्यक वंश के शासक उदयन के द्वारा। चलिए यहां पर बात होती है, सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, ठीक है जी। हम बात कर रहे हैं पितृहंता को हम क्या बोलते हैं? चलिए मैं लिख दूं भैया, पैट्री, हाँ जी बहुत बढ़िया, पैट्री आर्ची बोलेंगे पितृहंता को। इसको क्या बोलते हैं? पैट्री आर्ची। क्या बोलेंगे भैया इसको? पैट्री आर्ची। चलिए पाटलिपुत्र को पाटलिपुत्र बोलेंगे, कुसुम को कुसुमपुर बोलेंगे, और भैया कुसुमपुरा, इसको कुसुमपुरा लिखना, और स्थापना को एस्टेब्लिशमेंट मैंने लिख ही दिया। गंगा को इंग्लिश में गंगा लिखेंगे, गंडक को गंडक लिखेंगे, सोन को सोन लिखेंगे, नदी को रिवर लिखेंगे, बैंक ऑफ रिवर, ठीक है। चलिए आगे हम बात करते हैं भैया, जहां जरूरी होगी इंग्लिश लिखना वहां लिखेंगे, ठीक है, वहां जरूर लिखेंगे। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ लिया कि भैया इसे कुसुमपुरा के नाम से जाना जाता है, और पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी भी बना लिया। कि पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी, कैपिटल किसने बनाया था? तो आप कहेंगे इसको अपना कैपिटल किसने बनाया माय डियर? तो जल्दी से बताइए कि पाटलिपुत्र को अपना कैपिटल किसने बनाया था? आप बता देना कि भैया किसने? उदयन के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? उदयन द्वारा राजधानी बनाया गया। उदयन के द्वारा अपनी राजधानी बनाया गया, ठीक है। कि पाटलिपुत्र को मगध साम्राज्य की राजधानी किसने बनाया था? उदयन ने, क्योंकि उदयन मगध पर ही तो शासन कर रहा था, मगध पर ही शासन कर रहा था। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हम लोग बात करते हैं, चलिए बहुत बढ़िया, हम बात करेंगे यहाँ पर सारी चीजों के बारे में। आगे बात होगी कि भैया ये बताइए, उदयन के 3 पुत्र थे। उदयन के 3 पुत्र थे। इसके पुत्र कितने थे? पुत्र या सन? आपसे पूछा जाए कि भैया इसके सन्स कितने थे, तो आप कहेंगे सर 3 थे। कितने थे? 3 पुत्र थे। 3 पुत्र थे। तो पहला पुत्र कौन सा था? अनिरुद्ध। इसका बड़ा बेटा कौन था? तो आप कहेंगे अनिरुद्ध। कौन था भैया? अनिरुद्ध। लिख लेना यहां पर कि इसका पहला बेटा कौन था? अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध, ठीक है जी। कौन था? अनिरुद्ध। चलिए दूसरे की हम बात कर लेते हैं। दूसरे की हम बात करते हैं मुंडा। मुंडा इसका दूसरा पुत्र था। मुंडा कौन जी? मुंडा। मुंडा दूसरा बेटा था, और तीसरा बेटा था नागदशक। कौन? नागदशक। और नागदशक ही हर्यक वंश का अंतिम शासक था। नागदशक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक था। ये आप बताएंगे कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? यहां पर आप लोग लिखिएगा अंतिम शासक। तो आप कहेंगे सर हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। और नागदशक की हत्या किसने कर दी थी? नागदशक की हत्या किसके द्वारा की जाती है? कि भैया नागदशक की हत्या इसी के मंत्री ने कर दी थी। कि भैया इसकी हत्या या मर्डर किसने किया था? तो नागदशक की हत्या किसके द्वारा की जाती है? आप कहेंगे ईयर वगैरह नहीं आएगा भैया अख्तर साहब, ईयर वगैरह थोड़ी पूछा जाएगा कौन से साल में हुआ। यहां तो साल है ही नहीं, है तो बीसी चल रहा है, बिफोर क्राइस्ट चल रहा है। ईसवी से साल होता है, और ईसवी के बाद ही साल पूछा जाता है किस साल में हुई है, ठीक है। बात होगी कि एक इसका मंत्री हुआ करता था शिशुनाग। कौन हुआ करता था? शिशुनाग। शिशुनाग ने इसकी क्या कर दिया बेटा? क्या कर दिया? तो आप कहेंगे कि भैया इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी थी। किसने कर दी थी? शिशुनाग ने। शिशुनाग कौन था? शिशुनाग भैया ये नागदशक का मंत्री था। कौन था? ये मंत्री था जिसने अपने राजा नागदशक की हत्या कर दी। क्या कर दी? हत्या कर दी, ठीक है। चलिए बात हो गई यहां पर। यहां बात हो जाती है कि भैया शिशुनाग के द्वारा नागदशक की हत्या कर दी। बात होती है भैया उदयन के 3 पुत्र थे। एक अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के बाद मुंडा ने शासन किया, मुंडा के बाद नागदशक ने शासन किया, और
नाग दशक की हत्या शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है। किसके द्वारा? शिशुनाग के द्वारा कर दी जाती है। अब शिशुनाग के बारे में भी हम बात करेंगे। लास्ट एम्परर या लास्ट रूलर हम लिख सकते हैं भैया, लास्ट रूरल। अगर मैं लास्ट किंग लिखूं तो कोई दिक्कत होगी जी? लास्ट किंग ऑफ हर्यक डायनेस्टी, ठीक है जी, हर्यक डायनेस्टी। चलिए यहां पर हम लिखेंगे, मैं इनकी इंग्लिश नहीं लिखूंगा विशाल जी, आपको पढ़ना है तो आराम से पढ़िए। यहां पर अनिरुद्ध को मैं अनिरुद्ध नहीं लिख सकता, ठीक है, मुंडा को मुंडा नहीं लिख सकता, नागदशक को नागदशक अंग्रेजी में नहीं लिख सकता, ठीक है। हाँ, ये लिखना जरूरी है कि हर्यक वंश का अंतिम शासक, हो सकता है आप अमेरिका में रहते हो और आपको हर्यक वंश का अंतिम शासक ना पता हो, तो यहां पर लास्ट किंग ऑफ हर्यक डायनेस्टी हो जाएगा, ठीक है। और कैपिटल किसने बनाया था? राजधानी को मैंने कैपिटल लिख दिया है, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं आराम से, किसी को कोई आपत्ति? चलिए आगे बात करते हैं, ये हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे शिशुनाग वंश की। अब हम बात करते हैं भैया शिशुनाग वंश की, ठीक है जी। किसकी हम बात करेंगे? शिशुनाग वंश की। भैया शिशुनाग वंश हमने पढ़ा, शिशुनाग वंश मैंने बताया ना, HSNM, 4 राजवंश हम पढ़ेंगे मगध साम्राज्य में। किसमें पढ़ेंगे? मगध साम्राज्य में 4 राजवंश हम लोग पढ़ेंगे। शिशुनाग वंश की बात कर रहे हैं, शिशुनाग वंश। अब शिशुनाग वंश की बात होगी तो शिशुनाग ने ही बेटा शिशुनाग वंश की स्थापना की थी, क्योंकि शिशुनाग ने नागदशक की हत्या कर दी थी। किसकी? नागदशक की हत्या कर दी थी, समझ रहे हैं। अब शिशुनाग ने हत्या कब कर दी थी? 412 बीसी में। 412 बीसी से लेकर शिशुनाग वंश रहेगा 344 बीसी तक। कब तक? 344 बीसी तक। अब इसका जो संस्थापक है, जो फाउंडर है, वो फाउंडर कौन है बताइए जल्दी से। संस्थापक कह लें, संस्थापक कह लें या फाउंडर कह लें, तो आप क्या बताइएगा? फाउंडर। यहां पर हम लोग बात करते हैं, यहां पर हम लोग बात करते हैं, आप लोग मुझे यहां बताइएगा कि भैया ये बताइए संस्थापक कौन था शिशुनाग वंश का? तो शिशुनाग ही था। शिशुनाग ने अपने नाम पर ही अपने वंश का नाम रखा था शिशुनाग वंश, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लिख लेंगे आप लोग। हाँ जी, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया? शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया? मेरी क्लास में सही आवाज नहीं आती, मेरी क्लास में तो सही आवाज आ रही है, मेरी क्लास में तो सही आवाज आ रही है। हाँ जी बिल्कुल, आवाज तो प्रॉपर आ रही है सीमा जी। चलिए भैया बहुत बढ़िया। हम बात करते हैं कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? राजधानी, अपनी कैपिटल किसको बनाया? किसको बनाया है राजधानी, कैपिटल किसको बनाया? ये मगध साम्राज्य में दूसरा राजवंश है कैपिटल, तो आप कहेंगे इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। किसको? वैशाली को। चलिए हमने पढ़ा कि हर्यक वंश के संस्थापक ने, बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह को बनाया। और उसके बाद अगर मैं बात करूं उदयन की, तो उदयन ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया। लेकिन जब मगध साम्राज्य पर शिशुनाग वंश आया, शिशुनाग वंश के राजा शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बना लिया। किसको बना लिया? वैशाली को बना लिया। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। हम यहां पर बात करते हैं, ये सारी चीजें आपने पढ़ ली। अब बात करते हैं शिशुनाग ने सबसे पहले क्या किया। एक राजा थे प्रद्योत, प्रद्योत अवंती के राजा हुआ करते थे। तो राजा प्रद्योत को शिशुनाग ने हरा दिया, हमला कर दिया। तो आप याद रखना कि शिशुनाग ने किसको पराजित किया था? तो शिशुनाग ने अवंती शासक प्रद्योत को पराजित कर अवंती पर अपना कब्जा कर लिया। क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। चलिए यहां पर हम सारी चीजों पर चर्चा करेंगे, सारी चीजों पर हम चर्चा करेंगे कि शिशुनाग ने क्या किया था। शिशुनाग ने क्या किया भैया? शिशुनाग ने अवंती शासक कौन थे? अवंती शासक
अवंती शासक, अवंती शासक प्रद्योत को हराया था। किसको? प्रद्योत को हराया। किसको हराया? प्रद्योत को हराया। ये भी आप लोग लिख लेंगे कि भैया जो शिशुनाग है, शिशुनाग ने किसको हराया था? डिफीटिंग प्रद्योत, ऐसे लिखेंगे तो आप कहेंगे सर प्रद्योत को हराया। यहां पर आप सारी चीजों को लिख लेना, डिफीटिंग प्रद्योत। ठीक है जी, यहां पर आप लोग लिख लेना कि सर डिफीटिंग, वरना यहां भी कहोगे डिफीटिंग प्रद्योत्या। ठीक है जी, प्रद्योत्या इंपोर्टेंट है। अब बात ये आती है प्रद्योत्या, यहां धा है लेकिन यहां क्या हो जाएगा? प्रद्योत वाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रद्योत्या। ठीक है जी, ये सारी चीजें आप लोग लिख लेना। प्रद्योत्या को पराजित कर दिया और शिशुनाग यहाँ पर जीत जाता है। इसकी जीत हो जाती है, ये बॉन करता है, इस युद्ध को जीत जाता है, इसकी विन हो जाती है, यानी कि सेकंड फॉर्म लगेगी विन का वॉन। चलिए अब बात करते हैं, इसका उत्तराधिकारी बनता है, इसका उत्तराधिकारी बनता है कालाशोक। इसके बाद जो राजा बना उसका नाम था कालाशोक। क्या नाम था जी? कालाशोक गद्दी पर बैठ गया कि भैया शिशुनाग के बाद शिशुनाग वंश में जो गद्दी पर बैठा था उसका नाम क्या था? उसका नाम था जी कालाशोक। कालाशोक कब से कब तक राजा रहा? कालाशोक 394 से, कब से कब तक? 394 से, क्योंकि शिशुनाग ने 412 बीसी से लेकर 394 बीसी तक शासन किया था। ठीक है, अब बात आती है कालाशोक की, तो ये 394 बीसी में राजा बन गया, 394 बीसी में राजा बन जाता है, 366 बीसी तक शासन करता है। कब तक? 366 बीसी तक शासन करता है। अब कालाशोक को और किस नाम से जाना जाता है? कालाशोक को और किस नाम से जाना जाता है? यहां पर हम बात करेंगे, कालाशोक को काक वर्ण भी कहा जाता है। काक वर्ण भी कहा जाता है। याद रखना कि काक वर्ण किसे कहा जाता है? काक वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। काक वर्ण इसका क्या था? अदर नेम था। तो आप कहेंगे सर दूसरा नाम था। क्या नाम था? दूसरा नाम था। दूसरा नाम कह लें या इसका अदर नेम कह सकते हैं कि भैया अदर नेम इसका क्या था? अदर नेम था इसका काक वर्ण। कि भैया कालाशोक 394 बीसी से लेकर 366 बीसी तक राजा रहा, जिसे काक वर्ण के नाम से जाना गया। किसके नाम से? काक वर्ण के नाम से जाना गया। भैया ये शिशुनाग वंश के बारे में बताया है मैंने पूरा, और ये शिशुनाग कब से कब तक रहा? 412 से 394, और ये 394 से 366, 366 से और 394 तक अन्य राजा रहे होंगे। ठीक है जी, चलिए किसी को कोई समस्या? ये पूरे वंश का शासन काल है, ये राजाओं का शासन काल है, ये राजाओं का अलग अलग शासन काल है। ठीक है जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार। भैया ये उल्टा चलता है हमेशा, बीसी हमेशा उल्टा चलता है। ठीक है, ये हमेशा उल्टा चलता है बीसी। आप समझे ही नहीं, मैंने यहां पर शिशुनाग वंश लिखा है, पूरा शिशुनाग वंश। एक वंश ने कितना शासन किया? 412 से 344। ठीक है, वैसे ही राजा शिशुनाग ने कब से कब तक किया? तो 412 से 394 तक। अब कालाशोक 394 से 360 आता है। अब कालाशोक के समय में वैशाली में एक बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। किसका? एक बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, जो कि दूसरी बौद्ध संगति थी। कौन सी? सेकंड बौद्ध, जो बौद्धिस्ट काउंसिल थी, वो 383 बीसी में हुई थी। कहां पर? वैशाली में। कि भैया इसी के समय में क्या होता है? इसी के समय में सेकंड बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। सेकंड बौद्ध संगति, सेकंड बौद्ध संगति, सेकंड बौद्ध संगति, जिसको बौद्धिज्म कह सकते हैं, बुद्धिज्म कह सकते हैं। क्या कहेंगे भैया? इसको बुद्धिज्म कहेंगे। कि भैया बुद्धिस्ट, यहां पर हम लिख लें बुद्धिस्ट के बारे में, तो आप कहेंगे कि सर बुद्धिस्ट है ये, बुद्धिस्ट काउंसिल।
संगति को हम क्या बोलेंगे? काउंसिल। और ये भैया कहां पर होती है? वैशाली में। कहां पर होती है जी? वैशाली में होती है। और कब? वैशाली में ये कब हुई थी? 383 बीसी में, 383 बीसी में ये संगति होती है। इसका अध्यक्ष कौन था? इस संगति का अध्यक्ष यानी कि हेड कौन बना था? इसका हेड कौन बना था? यहां पर हम लोग बात करेंगे इसका हेड कौन बना था, तो आप लोग मुझे बताइएगा। यहां पर अगर मैं बात करूंगा तो आप कहेंगे सर इसका अध्यक्ष बने थे सावक मीर। कौन बने थे? सावक मीर। सावक मीर भैया इसके अध्यक्ष थे। कौन थे? सावक मीर। तो आप कहेंगे सावक मीर द्वितीय बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे। ठीक है जी। चलिए यहां तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? यहां तक आप लोगों ने लिख लिया क्या? हमने पढ़ लिया भैया। मैं बार बार एक ही चीज बताता हुआ चल रहा हूं। मैं एक ही चीज बताता हुआ चल रहा हूं। ये हमेशा क्या चलता है? उल्टा चलता है। 460 से 444 ये हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 412 से 344 तक किसका होगा? इनका शासन काल रहेगा। ये सारी चीजें अलग अलग हैं। ठीक है, अलग अलग हैं। अब कालाशोक के बारे में बात करेंगे। कालाशोक ने अपनी राजधानी वैशाली से कहां ट्रांसफर कर दी थी? इसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना लिया। कि भैया ये बताइए शिशुनाग वंश का ऐसा कौन सा शासक था जिसने अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र को बनाया था? तो हमने पढ़ा था ना कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली को बना लिया था, लेकिन पाटलिपुत्र ने, इसने कालाशोक ने राजधानी किसको बनाया? कालाशोक ने अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो आप कहेंगे अपनी राजधानी किसको बनाया था? तो यहां पर आप लोग लिखना कि इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को ही बनाया। किसको बनाया? पाटलिपुत्र। तो ध्यान रखना कालाशोक जो कि शिशुनाग वंश की राजधानी वैशाली थी, लेकिन कालाशोक ने अपनी राजधानी किसको बना लिया? पाटलिपुत्र को बना लिया। किसको बना लिया? पाटलिपुत्र को बना लिया। चलिए शिशुनाग में अगर बात करूं, शिशुनाग वंश में जो कालाशोक है इसके 10 बेटे थे। कितने थे? 10 बेटे। और 10 बेटों में जिसने सबसे अंत में शासन किया, सबसे लास्ट में शासन किया, उसका नाम था नंदीवर्धन। अब नंदीवर्धन की हत्या होगी। किसकी? नंदीवर्धन की। ये उल्टा ही चलता है। हाँ जी, ये उल्टा ही चलता है सिमरन जी, क्योंकि ये बीसी है ना, ईसा मसीह के जन्म से पहले की जो घटनाएं हुई हैं, और जब ईसा मसीह आ गए तो उनके जन्म के बाद की जो घटनाएं वो ईसवी में हो गई, वो सेंचुरी में चलने लग गई। ठीक है, वो सेंचुरी में चलने लग गई। साउथ के राजा कब कराओगे? अरे अभी तो भैया हिस्ट्री स्टार्ट ही हुआ है, अभी तो मैं महाजनपद करा रहा हूं, सारी चीजें कराता हुआ चलूंगा मैं, क्रम वाइज ही तो कराऊंगा आप लोगों को। अब बात आती है, कालाशोक ने अपनी राजधानी बना ली। कालाशोक के 10 पुत्र थे। कालाशोक के 10 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 10 पुत्र थे। ठीक है जी। कितने? कालाशोक के 10 पुत्र थे। ठीक है। इसका एक बेटा था, वन ऑफ द सन था, जिसका नाम था नंदीवर्धन। नंदीवर्धन कौन था? लास्ट रूलर था। तो आप कहेंगे कालाशोक के या शिशुनाग वंश में, ऐसे पूछ लेंगे, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? अंतिम शासक कौन था? शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? आप कहेंगे अंतिम शासक, लास्ट रूलर, ऐसे करके पूछा जाएगा। लास्ट रूलर कौन था? कौन था भैया? तो आप कहेंगे नंदीवर्धन। कौन? नंदीवर्धन। ठीक है, नंदीवर्धन था। ठीक है, नंदीवर्धन। और नंदीवर्धन की हत्या किसने की थी? नंदीवर्धन की हत्या किसने कर दी थी? जिसने नंद वंश को जन्म दिया, इसकी हत्या कर दी थी महापदम नंद ने। किसने? महापदम नंद। आप कहेंगे सर महापदम नंद ने। ठीक है, महापदम नंद द्वारा हत्या कर दी जाती है और नंद वंश का जन्म हो जाता है। ठीक है जी, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे नंद वंश। अब हम क्या पढ़ेंगे? नंद वंश।
देखो विकास कुशवाहा कह रहे हैं सर बिंबिसार ने राजगृह, उदयन ने क्या बना दिया, उदयन ने क्या बना दिया, पाटलिपुत्रा, और शिशुनाग ने क्या बना दिया, शिशुनाग ने वैशाली, और फिर कालाशोक ने पाटलिपुत्र। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो यहां पर हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे महापदम नंद की, यानी कि नंद वंश हम लोग पढ़ेंगे। अब बात आ जाती है नंद वंश की। किसकी बात आ जाती है? नंद वंश, नंद डायनेस्टी आ जाता है। क्या आ जाता है जी? नंद डायनेस्टी। कि भैया नंद डायनेस्टी की बात यहां पर होगी कि नंद डायनेस्टी कब से कब तक रहती है, नंद वंश ने कब से कब तक शासन किया। तो इसने 344 बीसी से लेकर 322 बीसी तक, या 323, आप कहेंगे 323 बीसी तक शासन किया था। 323, देखो ये 344 बीसी है ना लास्ट इसका, और यहां पर इसका लास्ट कितना है? 344, और इसका लास्ट कितना? 323 बीसी तक, 323 बीसी तक। आगे बात करते हैं कि भैया ये नया वंश स्टार्ट हो जाता है, नंद वंश। अब नंद वंश में इसके संस्थापक कौन थे? नंद वंश के संस्थापक थे महापदम नंद। महापदम नंद को हम किस किस नाम से जानते हैं? महापदम नंद को हम भैया उग्रसेन के नाम से जानते हैं। सर्व छत्रांतक यानी कि क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा जाता है। परशुराम का सेकंड अवतार कहा जाता है। परशुराम ने क्षत्रियों का नाश किया। वैसे ही नंद वंश के शासक, नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद ने क्षत्रियों का नाश किया। तो हम कहेंगे नंद वंश का संस्थापक कौन था? संस्थापक कौन था? संस्थापक या फाउंडर, या फाउंडर कौन था? फाउंडर कौन था? तो आप क्या बताएंगे? आप कहेंगे भैया यहां पर फाउंडर कौन है? फाउंडर कौन है? तो आप कहेंगे महापदम नंद। महापदम नंद कौन? महापदम नंद। महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना कर दी। ठीक है जी। अब महापदम नंद ने स्थापना तो कर दी, अब बात आ जाती है सर जी ये और बता दो कि महापदम नंद को किस किस नाम से जानते थे, कि इसके अन्य नाम क्या हैं? कि भैया इसके अदर नेम और बताओ, इसके अन्य नाम क्या हैं? अन्य नाम क्या होंगे? अदर नेम क्या होंगे? तो आप कहेंगे अदर नेम्स क्या हैं इसके? जल्दी जल्दी से बताइए, अदर नेम्स क्या हैं? तो यहां पर आप लोग क्या बताओगे? अदर नेम्स। चलिए, बहुत शानदार, लाजवाब। यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं, हाँ जी, सिंपल सी चीजें हैं, सिंपल सी चीजें हैं। इसको आप लोग पढ़ लेना कि भैया अन्य नाम क्या है, अदर नेम्स क्या है। तो आप कहेंगे उग्रसेन है। क्या है? उग्रसेन इसका नाम है। आप ऐसे लिखना उग्रसेन। ठीक है जी, उग्रसेन इसका नाम हो जाएगा। उग्रसेन के साथ साथ इसे हम एक राट के नाम से भी जानते हैं। एक राट के नाम से भी जानते हैं। किसके नाम से? एक राट के नाम से भी जानते हैं। इसे सर्व छत्रांतक के नाम से भी जानते हैं। सर्व छत्रांतक, आप कहेंगे सर्व छत्रांतक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है। और इसे परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। परशुराम, आप कहेंगे भैया परशुराम का दूसरा अवतार, परशुराम का दूसरा अवतार भी कहा जाता है। दूसरा अवतार भी कहते हैं। ठीक है। किस शासक को दूसरा अवतार कहा जाता है? तो आप कहेंगे परशुराम का दूसरा अवतार किसे? महापदम नंद को कहते हैं। ठीक है। इसे भैया भार्गव भी कहा जाता है। इसे भार्गव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भार्गव भी कहा जाता है। कि नंद वंश के संस्थापक महापदम नंद को एक राट, उग्रसेन, सर्व छत्रांतक कहा जाता है, भार्गव कहा जाता है, परशुराम का दूसरा अवतार कहा
जाता है, दूसरा परशुराम कहा जाता है। अब इन्हीं के समकालीन भैया एक कवि हुए, महान विद्वान हुए, जिनका नाम था पाणिनि। देखिए इनके समकालीन भैया क्या हुए हैं, इन्हीं के समकालीन एक विद्वान थे, इनके समकालीन एक विद्वान थे। कंटेम्परेरी की अगर मैं बात करूं कि कंटेम्परेरी ही बोलते हैं, समकालीन को क्या बोलेंगे, कंटेम्परेरी बोलेंगे। ठीक है जी। कंटेम्परेरी की हम बात करेंगे तो आप क्या कहिएगा, आप क्या कहेंगे, थोड़ा सा स्पेलिंग गलत हो गई, हाँ जी PO होता है, PORARY होता कंटेम्परेरी। कौन थे, तो पाणिनि थे। कौन थे भैया, पाणिनि इन्हीं के समकालीन थे। अच्छा, इनकी एक रचना है, इनकी एक बुक है, इन्होंने क्या लिखा था, इनकी एक बहुत फेमस बुक है, इनकी एक फेमस बुक है जिसे हम किस नाम से जानेंगे, जिसे हम अष्टाध्यायी के नाम से जानेंगे। अष्टाध्यायी बहुत अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा। अष्टाध्यायी पुस्तक किसने लिखी थी, पाणिनि ने। और ये किसके समकालीन थे, महापदम नंद के समकालीन थे। किसके, महापदम के समकालीन थे। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब इसमें भैया क्या होता है, अंतिम शासक बनता है धनानंद। हालांकि इसको घनानंद बोला जाता है, घनानंद, लेकिन बात ये होगी कि घनानंद के उल्लेख बहुत कम है, हालांकि धनानंद ही इसको ज्यादा बोला जाता है, धनानंद ही बोलते हैं बहुत ज्यादा। लिख लिया यहां पर कि भैया इसका उत्तराधिकारी कौन था, नंद वंश में अगला शासक था धनानंद। कौन था, धनानंद। आप कहेंगे धनानंद भैया राजा बन जाता है। अब धनानंद राजा बन जाता है, धनानंद ने क्या किया, शासन किया। और जब इसने शासन किया तो शासन जब ये कर रहा था तो इसे किस नाम से पुकारते थे, आप कहेंगे इसे अग्रमीज के नाम से पुकारा जाता था। किसके नाम से, अग्रमीज के नाम से पुकारा जाता था। ये क्वेश्चन कभी नहीं आते हैं कि इसे एकराट क्यों कहते हैं, इसे शत्रु छत्रांतक क्यों कहते हैं, इसे परशुराम क्यों कहते हैं, कभी नहीं पूछे जाएंगे। केवल क्या पूछेगा, इसके दूसरे नाम क्या हैं, या किस शासक को दूसरा परशुराम कहते हैं। तो सीधा सीधा शब्दों में होगा महापदम नंद। कारण मैंने बता ही दिया है, सबके कारण तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा भाई, इतिहास बहुत बड़ा है, सबके कारण तो मैं भी नहीं बता पाऊंगा। हाँ, जो इंपोर्टेंट होंगे उसी के कारण मैं बता सकता हूं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं धनानंद के बारे में। धनानंद दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम। ठीक है जी, दूसरा नाम क्या होगा, तो आप कहेंगे सर इसे अग्रमीज के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, अग्रमीज के नाम से जानते हैं। अग्रमीज कहा जाता है, क्या कहते हैं, अग्रमीज कहते हैं। ठीक है जी, क्या कहेंगे, अग्रमीज कहेंगे। यहां तक आप लोग लिख लेना कि सर इसे अग्रमीज कहते हैं। क्या कहते हैं, अग्रमीज कहते हैं। और यहां पर बात आ जाती है कि सर इसी के समय में एक विदेशी आक्रमण हुआ था। विदेशी आक्रमण क्या है, मैं सहमत हूं आपसे, फैक्ट पता होना चाहिए, लेकिन फैक्ट वो पता होना चाहिए जो आपके एग्जाम ओरिएंट हो। जिसका आपके एग्जाम से कोई ताल्लुक ही नहीं है उसका क्या करोगे, और वास्तविकता ये है कि इसे एक राट क्यों कहा जाता है, मुझे भी नहीं पता, तो मैं कहां से बताऊंगा। हाँ, मुझे ये पता है दूसरा परशुराम क्यों कहते हैं, सर्व छत्रांतक क्यों कहते हैं, उग्रसेन क्यों कहते हैं। उग्रसेन बहुत ज्यादा क्रोधी था, सर्व छत्रांतक क्षत्रियों का विनाश करता था। परशुराम दूसरा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसने पृथ्वी पर लगभग जैसे परशुराम ने क्षत्रियों से विहीन कर दी थी, वैसे ही अपने समय में इसने सभी क्षत्रियों का नाश कर दिया था। ठीक है, इसलिए कहा जाता है। समझ गए। आगे बात आती है कि इसी के समय हम लोग बात करते हैं, कि इसके शासन काल में क्या हुआ, इसके पीरियड में क्या होता है, इसके पीरियड में सिकंदर ने हमला कर दिया। सिकंदर ने क्या कर दिया, सिकंदर यूनानी था।
कौन था जी? सिकंदर यूनानी था। सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व में 326 बीसी में भैया हमला कर दिया, तक्षशिला में हमला किया। क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। क्या कर दिया जी? आक्रमण कर दिया। अब हुआ क्या कि तक्षशिला में एक ब्राह्मण थे, एक आचार्य थे जिनका नाम था चाणक्य। क्या नाम था आचार्य का? चाणक्य। चाणक्य भैया क्या कर रहे थे? वो धनानंद के दरबार में मंत्री भी थे। धनानंद के दरबार में मंत्री थे। जब 326 बीसी में हमला हुआ, आक्रमण हुआ, जब आक्रमण हुआ तो धनानंद के पास जाते हैं चाणक्य, क्योंकि वो मंत्री थे, क्योंकि वो मंत्री थे। अब हुआ क्या? हुआ क्या भैया? जब वो मंत्री थे तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भैया राजा है कि आप अपने प्रांत की रक्षा करिए, विदेशी आक्रमण होने वाला है। एक राजा और उससे मंत्री कहे कि आपको रक्षा करनी चाहिए। रक्षा? तो धनानंद क्रोधित हो जाता। वो कहता है कि एक मंत्री, एक आचार्य आके मुझे बताएगा, राजा को बताएगा मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। धनानंद ने चाणक्य की बेइज्जती कर दी और उन्हें मंत्री पद से हटा दिया और दरबार से बेइज्जती करके निकाल दिया। चाणक्य ने शपथ खाई कि जब तक मैं सर्वनाश ना कर दूं इस नंद वंश का, मैं शांत नहीं बैठूंगा, मैं शांत नहीं बैठूंगा। चाणक्य भैया आते हैं। एक जब वो जाते हैं दरबार से तो उन्हें एक टापू पर बैठा हुआ बच्चा दिखाई देता है। एक बच्चा दिखाई देता है और उस बच्चे को चाणक्य देखते हैं तो वो देखते हैं कि बच्चे में राजा के वो सभी गुण हैं जो राजा में होने चाहिए। चाणक्य ने उस बच्चे को उठाया और अपने साथ ले गए और उसे धर्म की शिक्षा दी, उसे शास्त्र की शिक्षा दी, उसे अस्त्र की शिक्षा दी और उसे विश्व का प्रसिद्ध राजा बना दिया, चंद्रगुप्त मौर्य। क्या बना दिया? चंद्रगुप्त मौर्य बना दिया। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर 326 में जो युद्ध हुआ था इसे हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। किसका? हाइडे स्पीच का युद्ध कहते हैं। हाइडे स्पीच या इसे झेलम का युद्ध कहते हैं, झेलम का युद्ध कहते हैं, या इसे बितस्ता का युद्ध कहते हैं, बितस्ता का युद्ध कहा जाता है, का युद्ध कहा जाता है, युद्ध। अब इस युद्ध में सिकंदर ने किसको हराया था? तो इस युद्ध में सिकंदर ने राजा पोरस को हराया था। राजा पोरस को हराया था। किसको हराया था? राजा पोरस को हराया। राजा पोरस को हराया। ठीक है जी, हराया कहते हैं, कहते हैं राजा पोरस को हराया। लेकिन बाद में सिकंदर और पोरस के बीच में मित्रता हो जाती है। सिकंदर भैया कुछ समय के बाद वापस लौट जाता है, लेकिन अपना सेनापति सेल्यूकस निकेटर को अपने जीते हुए प्रदेश देकर वापस चला जाता है। सेल्यूकस निकेटर को मौर्य साम्राज्य में पढ़ेंगे। यहां तक हमने पढ़ लिया। हम बात करेंगे कि सर यहां पर हम बात करेंगे इसके समय में 3 ग्रंथों की रचना हुई। 3 ग्रंथों की रचना हुई जिसे हम मुनित्र कहते हैं कि भैया इसी के समय में पतंजलि थे, कात्यायन थे और पाणिनि थे। तो हम कहेंगे भैया महाभाष्य पतंजलि ने लिखा है, वर्तिका कात्यायन ने लिखा और पाणिनि अष्टाध्यायी, पाणिनि के द्वारा अष्टाध्यायी लिखा गया है। ठीक है, कात्यायन ने वर्तिका, पतंजलि ने महाभाष्य और पाणिनि ने अष्टाध्यायी। तीनों ही ग्रंथों की रचना भैया इन्हीं के शासनकाल में हुई है। ठीक है जी, तो याद रखना कि 3 ग्रंथ लिखे गए थे इनके शासनकाल में। 3 ग्रंथ कौन कौन से थे जी? 3 ग्रंथ थे जिसे हम महाभाष्य कहते हैं। महाभाष्य क्या कहते हैं? महाभाष्य, महाभाष्य, महाभाष्य कहते हैं। पहला ये हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वर्तिका। क्या हो जाएगा? वर्तिका। यहां पर आप लिखेंगे वर्तिका। तीसरा यहां पर हम क्या लिखने वाले हैं? तो अष्टाध्यायी।
अष्टाध्यायी। अब चर्चा ये है कि महाभाष्य किसने लिखा है, इनके लेखक भी हमें पता होना चाहिए। लेखक कौन है इसके, तो लेखक होंगे पतंजलि। कौन होंगे, पतंजलि इसके क्या हैं, लेखक हैं। पतंजलि के द्वारा लिखा गया है। ये भैया वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है। वात्स्यायन, वात्स्यायन ऐसे लिखना कि वात्स्यायन ने क्या लिखा है, सॉरी कात्यायन ने लिखा है। वात्स्यायन ने तो कामसूत्र लिखा है, ये किसने लिखा है, कात्यायन ने। कात्यायन, ठीक है, कात्यायन। कात्यायन को कात्यायन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कात्यायन भी बोलते हैं। चलिए अष्टाध्यायी किसने लिखा है, पाणिनि ने। चलिए अब इन तीनों को ही क्या कहा गया, इन तीनों ग्रंथों को क्या कहा गया, इन तीनों ग्रंथों को क्या कहा गया है, मुनित्रय कहा गया है। क्या कहा गया, तीनों ग्रंथों को मुनित्रय कहा गया। मुनित्रय कहा गया, कहा गया। चलिए यहां पर आप नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब बात आती है भैया धनानंद पर, हम पुनः लौटते हैं कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप कहेंगे नंद वंश का अंतिम शासक था धनानंद, और धनानंद की हत्या हो जाती है चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। किसके द्वारा, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते हैं, हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं, तो आप कहेंगे सर चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी हत्या की थी, तो आप कहेंगे नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, जल्दी जल्दी से बताइए। यहां पर मैं लिख दूं क्या, यहां पर मैं लिख देता हूं कि नंद वंश का अंतिम संस्थापक कौन था। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक कौन था, अंतिम शासक, ठीक है जी। आप कहेंगे सर लास्ट रूलर ऑफ नंद डायनेस्टी। कौन था जी, तो आप लोग यहाँ पर बता देना। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे कौन था, तो आप कहेंगे कौन था जी, जल्दी से बताइएगा। आप कहेंगे कौन था, धनानंद था। कौन था, धनानंद, धनानंद था। और धनानंद की हत्या किसने की थी, धनानंद की हत्या, इसकी हत्या कर दी थी चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने, चंद्रगुप्त मौर्य। आप कहेंगे चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने कर दी, चंद्रगुप्त मौर्य ने हत्या कर अपने गुरु चाणक्य के अपमान का बदला लिया। अपमान का बदला लिया, बदला लिया, लिया। ठीक है जी, यहां पर हम लोग बात करेंगे। ठीक है, अब यहां पर बात आती है सिकंदर के बारे में। जब सिकंदर वापस गया, वापस जब ये गया तो इसने अपने विजित प्रदेश या भैया जीते हुए, जो इसके जीते हुए प्रदेश थे, सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे दिए। किसको, सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। किसको, सेल्यूकस निकेटर को दिए, सेल्यूकस निकेटर को दिए, ये अब शासन करने लग जाएगा। दिए, ये क्या करने लग गया, अब ये शासन करने लग गया। ठीक है जी, ये क्या करने लग गया, ये शासन करने लग गया। चलो यहां तक आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लो, यहां तक आप लोग इसको एक बार नोट डाउन कर लो। आगे हम लोग बात करेंगे सिकंदर के बारे में। हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, सिकंदर के बारे में बात करते हैं। यहां तक लिख लिया आप लोगों ने, जल्दी जल्दी से बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बताइए, नोट डाउन कर ही लिया होगा। अब बात होगी सिकंदर की। विदेशी, भारत पर विदेशी आक्रमण करने वाले पहले कौन थे, ईरानी थे। और ईरानियों में भी सबसे पहले था डेरियस प्रथम।
कौन था? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम की अगर मैं बात करूं, डेरियस प्रथम जो था वो हखमनी वंश का था, हखमनी साम्राज्य का था। और हखमनी साम्राज्य के शासक डेरियस प्रथम ने कंबोज गंधार को जीत लिया था। ठीक है, हम बात करेंगे यहां पर भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण। भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण प्राचीन इतिहास में किसका हुआ है? तो भारत पर विदेशी आक्रमण सबसे पहले प्रथम विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, आक्रमण यहां पर हम लोग बात करेंगे कि भैया प्रथम विदेशी आक्रमण किसने किया है? तो आप लोग क्या कहेंगे भैया, किसने किया था? ईरानी शासक ने। किसने? ईरानी शासक था। क्या नाम था जी उस ईरानी शासक का? आप कहेंगे भैया ईरानी शासक है, ईरानी शासक है, ईरानी शासक यानी कि ईरानी रूलर था। क्या नाम था जी उसका? ईरानी रूलर का। तो आप कहेंगे ईरानियंस थे जिन्होंने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन कासिम तो मध्यकालीन इतिहास में आएगा लाडलो, वो तो मध्यकालीन इतिहास में आएगा। अभी तो हम बात कर रहे हैं प्राचीन इतिहास की, अभी तो हम प्राचीन इतिहास की बात कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पर हम बात करेंगे तो आप कहेंगे जो ईरानी रूलर था, ईरानी रूलर डेरियस प्रथम। क्या नाम था? डेरियस प्रथम। डेरियस प्रथम ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। ठीक है, कौन था? डेरियस प्रथम था। और डेरियस प्रथम किस राजवंश का था? तो ये हखमनी, किसका? हखमनी साम्राज्य का था, हखमनी साम्राज्य का, साम्राज्य का। किसका? हखमनी साम्राज्य का था। ठीक है, तो आप कहेंगे सर डेरियस प्रथम ने ही गांधार को जीता था। किसको? गांधार एवं काम्बोज को जीत लिया था, एवं कंबोज को जीत लिया था। कंबोज कह लें, काम्बोज कह लें, एक ही बात है। किसने किसको जीता था? कंबोज को जीत लिया था। ठीक है, को जीता, को जीता। इसके बाद हम बात करेंगे ईरानियों के बाद अगर मैं बात करूं कि भैया ईरानियों के बाद हमला करने वाले शासक कौन थे? कौन थे? तो यूनानी थे। ईरानियों के बाद यूनानी शासक सिकंदर ने हमला किया था। किसने? यूनानी शासक सिकंदर ने हमला किया था। किसने हमला किया था? आप कहेंगे सिकंदर ने हमला किया था। किसने? सिकंदर ने आक्रमण किया था। किसने आक्रमण किया जी? सिकंदर ने आक्रमण किया। आफ्टर ईरानीज किसने आक्रमण किया? यूनानियों ने। यूनानियों को हम क्या बोलते हैं? ग्रीक बोलते हैं। जो ग्रीक थे, यूनानी कहां से आए थे? ग्रीक से आए थे। सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं। ठीक है, जब इसने आक्रमण किया, क्या किया? इसने आक्रमण किया, ये पहले ही आ चुका था, आक्रमण किया। इसका एक उत्तराधिकारी था डेरियस तृतीय। डेरियस तृतीय और सिकंदर के बीच में एक युद्ध होता है जिसे मोगामाला या उरुवेला का युद्ध कहते हैं। तो आप कहेंगे सिकंदर, एक युद्ध होता है गोगामाला या उरुवेला या गोगामाला का एक युद्ध होता है। क्या होता है जी? एक युद्ध होता है। और यह युद्ध कब हुआ था? यह युद्ध हुआ था 311 ईस्वी में या 331 ईस्वी में, सॉरी 331 बीसी में, माफी चाहूंगा, 331 बीसी, ईस्वी नहीं, 331 बीसी। इसमें कौन कौन लड़ रहे थे? तो इसमें इसका उत्तराधिकारी था डेरियस तृतीय। क्या नाम था? डेरियस तृतीय, डेरियस थर्ड एवं सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ। किसके मध्य? सिकंदर। तो आप कहेंगे भैया सिकंदर के मध्य युद्ध होता है।
के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में सिकंदर की जीत हो गई। इसमें सिकंदर की क्या हो गई? जीत हो गई। सिकंदर को क्या कहते हैं? अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट कहते हैं सिकंदर को। अलेक्जेंडर, आप कहेंगे सर इसको अलेक्जेंडर कहा जाता है, अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। द ग्रेट कहते हैं कि इसकी यहां पर जीत हो जाती है, इसकी यहां पर जीत हो जाती है। अब हम बात करेंगे कल मौर्य साम्राज्य की। किसकी बात करेंगे? मौर्य साम्राज्य की हम लोग कल बात करेंगे। और मैं आशा करूंगा कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छे से आप लोग इसको पढ़िए, मेहनत करिए शानदार तरीके से। सिकंदर के पिता का नाम भैया फिलाडेल्फस था, फिलाडेल्फस। सिकंदर के बारे में और बात कर लें क्या? थोड़ी सी माता पिता के बारे में बता दें, माता पिता के बारे में बता दें। चलिए बिल्कुल बता देते हैं। चलिए सिकंदर के बारे में बता देते हैं कि सिकंदर कहां से आया था। बिल्कुल बता देते हैं भैया, अभी 5 मिनट का समय भी हमारे पास। चलिए सिकंदर का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूं थोड़ा सा। एक बच्चे ने पूछा है कि इसके पिता का नाम बताइए। सिकंदर के बारे में बता दूं कि सिकंदर कहाँ का निवासी था, सिकंदर कहाँ से आया था। तो सिकंदर आया था मकदूनिया से, जो मेसोडोनिया में पड़ता है। कहां से आया था? मकदूनिया। आप कहेंगे सर ये मकदूनिया से भारत आया था। मकदूनिया यानी कि मेसोडोनिया, इसे मेसोडोनिया का शासक भी कहते हैं, मेसोडोनिया। आप कहेंगे मेसोडोनिया, मकदूनिया या मेसोडोनिया का शासक था, ये रूलर ऑफ मेसोडोनिया था। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे भैया इसके पिता का नाम क्या था? फिलिप था, फिलिप, फिलाडेल्फस नहीं। पिता कौन थे? पिता लिख लीजिए फिलिप। इसके पिता कौन थे? फिलिप। ठीक है जी, फिलिप। आप कहेंगे सर इसके पिता कौन थे? फिलिप। कौन? फिलिप। इसकी माता कौन थी? माता, किसकी माता कौन थी? माता का नाम था ओलंपिया। क्या नाम था भैया माता का? ओलंपिया। आप कहेंगे सर माता थी ओलंपिया, ओलंपिया। ओलंपिया किसकी माता थी? सिकंदर की माता थी। सिकंदर का दूसरा नाम मैंने बता ही दिया, सिकंदर द ग्रेट। ठीक है, भारत कब आया सिकंदर? तो भारत कब आया है? तो आप कहेंगे सर भारत आता है। भारत कब आया था? भारत आया 328 बीसी में। 326 बीसी में तो इसने युद्ध ही किया था। और ये वापस कब गया? रिटर्न कब हुआ? रिटर्न यानी कि वापस कब लौट गया? 326 बीसी में, 325 बीसी में। 326 बीसी में ये लौट जाता है। ठीक है जी, 326 बीसी में ये लौट जाता है। लेकिन कहीं कहीं ये 325 बीसी भी दिया हुआ है, कहीं कहीं 325 बीसी भी दिया, लेकिन मैक्सिमम 326 ही है। ठीक है जी, 326 भी है। ठीक है, यहां पर आप लोग लिखेंगे कुल मिलाकर 19 महीने ये भारत में रहा। 19 महीने ये भारत में रहा। 328 क्यों लिख दिया मैंने? 326 है, 326 में ही तो आया था। 326 में दोबारा लिख देता हूं, 326 बीसी में आता है और 325 बीसी में चला जाता है। ऐसे लिख लो, चलो ऐसे लिख लो, बस खत्म कहानी। अब हम बात करेंगे कल मौर्य साम्राज्य की। कल हम मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे। ठीक है, तो इतना आप लोग पढ़ लीजिए। धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत जय हिंद, जय भारत।